नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं राग बिहारी। आज राग बिहारी में बात करेंगे राहुल गांधी पर। राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर हुआ है। आरोप है कि उनके मंच से प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी गई है। ऐसी टिप्पणियां की गई हैं जिसके बारे में लिखना या बताना भी सही नहीं है। इस पर बात करेंगे क्या क्या हुआ, और इसके साथ ही बात करेंगे नेपाल के रास्ते से बिहार में 3 आतंकवादी घुसे हैं। जैश के आतंकवादी हैं ऐसा बताया जा रहा है। क्या इरादा है और चुनाव से पहले ये क्यों आए हैं, क्या आरोप है, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे राहुल गांधी ने लोकसभा में 60 से 70 सीटों पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। ये आरोप क्या है और इन आरोपों में क्या दम है, इस पर भी बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज कुमार। सर, पहला आरोप यही है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी से तुम तड़ाक करके बात करते हैं। उनके मंच से प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी जाती है, उनके परिवार पर अपशब्द बोला जाता है। क्या है पूरा मसला? देखिए अंकित, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि दरअसल कोई भी पार्टी, कोई भी नेता अगर प्रधानमंत्री का सम्मान ना करे तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि वो अपना सम्मान ही खोता है। जनता इसको कभी बर्दाश्त नहीं करती है और ये बातें सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे बीजेपी के नेता कांग्रेस के नेता के लिए करें या कांग्रेस के नेता बीजेपी के नेताओं के लिए करें या कोई और दल का नेता किसी और दल के नेताओं के लिए करें। क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, परंपरा है, कई बार हमारा उग्र रूप से बात करना, अमर्यादित होकर के बात करना, निश्चित तौर पर जनता ने उसको कभी सराहा नहीं है। आप याद करिए, कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी गुजरात का वो चुनाव हारने जा रहे थे और जिस चुनाव में उनको मौत का सौदागर कहा गया था, और मौत का सौदागर जब बुलाया गया उनको, उसके बाद उनकी क्या जबरदस्त कमबैक हुई और वो चुनाव जीते और वहां से उनका जीत का सिलसिला इस तरीके से बरकरार रहा कि अभी वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार प्रधानमंत्री को हम कैसे गाली दे सकते हैं? प्रधानमंत्री एक इंडिविजुअल नहीं होता है, वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि देश को रिप्रेजेंट करता है। आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, कल राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री हो सकते हैं, परसों कोई और भी हो सकता है। तो प्रधानमंत्री का जो पद होता है या जो हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है, वो पूरे देश के लिए सम्मान होता है, गौरव होता है। तो इंडिविजुअल तरीके से उसको अपमानित करना, गाली देना, मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से किसी भी सूबे की जनता या पूरे देश की जनता इसको बर्दाश्त करेगी। मैं और भी कई तरह की बातें आपको याद दिला सकता हूं। इंदिरा गांधी की लोकप्रियता काफी नीचे चली गई थी, लेकिन 84 में उनकी हत्या हुई और आप देखिए चुनाव हुआ, उसके बाद लोगों ने राजीव गांधी को कहां बैठा लिया। आप याद करिए 91 में राजीव गांधी की शहादत हुई और उनकी शहादत हुई जैसे इंदिरा गांधी की हुई, और उसके बाद का जो चुनाव हुआ तो लोगों ने किस तरीके से उनको वोट किया। आप याद करिए प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के उत्तर प्रदेश के एक नेता ने किस तरीके से कहा था कि उनकी गर्दन काट दी जाएगी। आपको याद होगा किस तरह, इमरान मसूदी थे मेरे ख्याल से, और उन्होंने जिस तरह की बात की उसके बाद कैसे पूरा सिनेरियो बदल गया, लोगों का सिंपैथी कैसे प्रधानमंत्री मोदी के लिए दौड़ने लगा। तो ऐसे में सवाल ये उठा, आप याद करिए 2015 के चुनाव में जब डीएनए को लेकर के यही प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाया था और उन्होंने कहा था कि कैसे इन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस का अपमान किया, कैसे शरद यादव का अपमान किया, कई लोगों का अपमान किया। अब सवाल उठता है, वो कहना कुछ और चाह रहे थे लेकिन बड़ी चालाकी से नीतीश कुमार ने इसको टर्न अराउंड कर दिया और अपने डीएनए को पूरे बिहारियों के अस्मिता से जोड़ दिया, और फिर देखिए किस तरीके से बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। तो मैं इन तमाम उदाहरणों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लोगों को यह समझना पड़ेगा कि आप अगर इस तरह की बातें पब्लिक में करते हैं तो पब्लिक कभी अप्रिशिएट नहीं करती है। नौशाद अली कौन होते हैं जो वो प्रधानमंत्री को गाली देंगे? सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी को किसने ये मैंडेट दे दिया कि वो प्रधानमंत्री को तुम ताम करें और इस तरह के भाषा का प्रयोग करें? राहुल गांधी को उस माइंडसेट से निकलना पड़ेगा कि वो किसी परिवार के युवराज हैं और उनका एक राइट है कि वो प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्द का प्रयोग करें। और यही बात मैं बीजेपी के नेताओं के लिए भी बोलना चाहूंगा, जो कि कई बार जिन्होंने सोनिया गांधी को लेकर के या किसी को भी लेकर के इस तरह की बातें कही है। इसलिए मुझे ये लगता है कि
इस तरीके से बात करके जो जाले में हुआ, क्योंकि जाले एक बड़ा हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट है, आपको बता दूं वहां से बीजेपी के वर्तमान समय में जीवेश मिश्रा जीते हुए हैं। जीवेश मिश्रा मंत्री हैं और उनके क्षेत्र में नौशाद अली ने जिस तरह की बातों का प्रयोग किया, बाद में उन्होंने माफी जरूर मांग ली, लेकिन यह मुद्दा काफी बड़ा हो चुका है। अब बीजेपी के नेता जबरदस्त तरीके से, आक्रामक तरीके से कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं, बहुत तरह की बातें कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि जनता इसको कतई बर्दाश्त करेगी। और एक बात मैं बहुत साफ तरीके से बोलना चाहूंगा अंकित, आप नेताओं को घेर लीजिए ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री की लोकप्रियता अभी भी इतनी ज्यादा है कि अगर आप प्रधानमंत्री को डायरेक्टली इस तरीके से घसीटेंगे तो यकीन मानिए पॉलिटिकली आपका फायदा नहीं होगा। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। ठीक मैं उसी तरीके से कह सकता हूं जैसे कल आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ के बारे में प्रशांत किशोर ने जिस शब्द का प्रयोग किया कि 40% हिंदू आ जाए, 20% मुसलमान आएंगे, फिर हम योगी को उत्तर प्रदेश में भी ठोकेंगे, इस तरह की जो बात कही है, मैं आपको कह सकता हूं ये लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से नहीं लिया है। इट इज नॉट इन गुड टेस्ट। सो ये जो तरीका होता है कहने का, आपको समझना पड़ेगा कि कुछ नेता अभी भी इस देश में ऐसे हैं जिनकी लोकप्रियता बहुत सारे नेताओं से कहीं ज्यादा ऊंचा है। अगर आपको उन्हें नुकसान पहुंचाना है तो ठीक है, आप उन्हें डायरेक्टली अटैक मत करिए, लेकिन आप डायरेक्टली उनको डिमीन करेंगे, उनके खिलाफ आप शब्द का प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर जनता इसको ठीक तरीके से नहीं लेगी। चुनाव में आपको मजा चखा देगी। कांग्रेस से भारी भूल हुई है और इसी को सेल्फ गोल कहते हैं। क्यों भूल जाते हैं कि एक चाय वाला, एक नीच, इस तरह के शब्द का प्रयोग किसने किया था? मणिशंकर अय्यर ने किया था कि कैसा नीच प्रधानमंत्री है ये। और उसके बाद किस तरह से लोगों का सेंटिमेंट इस प्रधानमंत्री के पक्ष में आया। क्या कांग्रेस अपने द्वारा किए गए पूर्व के कृत्यों से कोई सबक नहीं लेती क्या? कांग्रेस की तो ऐसी स्थिति बिहार में खराब है, राहुल जमीन पर उतरे हैं, अब चर्चा उनकी हो रही है, लेकिन इस तरह की गलतियां अगर कांग्रेस पार्टी के लोग करेंगे तो मुझे लगता है ये सेल्फ गोल के अलावा और कुछ नहीं। ये ऐसे ही लगता है जैसे कि कहते हैं ना कि कोई ऊंचा है और कोई छोटा आदमी बड़े उस पर पहुंच जाए तो बर्दाश्त नहीं कर पाते, वैसे कि हम इतने दिन से सत्ता में रहे और उसके बाद फिर अब ये लोग, इस तरीके के पर्सनल जो कमेंट है इसका असर तो पड़ता है, जाहिर सी बात है। अब दूसरा ये है कि राहुल गांधी ने ही लोकसभा चुनाव को लेकर एक नई बात कही है कि 60 से 70 सीटों पर वोट चोरी हुई है। ये लगातार इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं, क्या प्रमाण है इसके? और देखिए, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का कोई प्रमाण ये लोग दे नहीं पाए। अब राहुल गांधी दावा करते हैं कि मैं वोट चोरी का प्रमाण दूंगा कि चुनाव आयोग के साथ बैठ करके और किस तरीके से बीजेपी वोट चोरी करती है। गुजरात मॉडल ऑफ गवर्नेंस को वो वोट चोरी मॉडल ऑफ गवर्नेंस बता रहे हैं। ये बहुत गंभीर आरोप है, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आयोग, जो कि एक स्वायत्त संस्था है, अगर उस पर वोट चोरी का आरोप लग रहा है तो जो डेमोक्रेसी का प्रेमाइस है, बेसिक प्रेमाइस है, उसी को ये पूरे तरीके से नलीफाई कर दे रहे हैं। भाई, लोकतंत्र में चुनाव आयोग की एक बड़ी अहम भूमिका होती है। वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाती है। अगर चुनाव आयोग ही वाकई निष्पक्ष नहीं है और साथ ही साथ वोट चोरी में वो किसी सत्ताधारी दल का मदद कर रही है, जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं, तो क्या ये आरोप वो किसी तथ्यों के आधार पर लगा रहे हैं? अगर उनके पास तथ्य है तो इसको शामिल सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं किया गया? सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को डिफंक्ट संस्था क्यों नहीं बताया? यह बड़ा गंभीर सवाल है। मुझे लगता है एक पॉलिटिकल नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास है, लेकिन राहुल गांधी, याद करिए कि आपने राफेल पे भी मोदी चोर है की बात की थी, मोदी चोर साबित नहीं हो पाए। मुझे लगता है कि इस बार 240 सीटें मिली भी मोदी को या बीजेपी को, तो बीजेपी अभी भी भारत की सबसे बड़ी पार्टी है। और आप यकीन मानिए 10 साल आपकी सत्ता भी रही, तब भी आपके पास इतनी संख्या नहीं थी लोकसभा में। तो ऐसे में गंभीर सवाल ये उठता है कि अगर आप आरोप लगा रहे हैं और आपके पास आधार है तो यू आर मोर देन वेलकम, आपका स्वागत है। आप जनता को बताइए, इससे मुझे लगता है जनता इसको सिर आंखों पर लेगी। लेकिन बिना तथ्यों के आधार पर अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर जनता इसको बहुत ज्यादा देर तक झेलने वाली नहीं है।
वोट चोरी एक बहुत बड़ा आरोप है। वोट चोरी का मतलब है कि एक मासूम मरहूम जनता को उसके अधिकार से दूर करना, डिवॉइड करना। क्या वाकई बीजेपी ऐसा कर रही है और क्या वाकई चुनाव आयोग इसमें शामिल है? अगर आपके पास ये तथ्य है, प्रमाण है, तो जनता के सामने निश्चित तौर पर रखिए। लेकिन अगर ये तथ्य नहीं है, प्रमाण नहीं है, तो बड़ा सवाल ये उठता है कि इस तरह की बातों का लोग कैसे इसको लेंगे। क्योंकि मैं आपको बताऊं, बहुत जगह से रिएक्शंस भी आ रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस के रिजीम में बूथ लूटा जाता था और पहले सब लोग वोट डालने नहीं जाते थे, अब सब वोट डालता है, कोई किसी को नहीं रोक सकता। अब देखिए, बहुत सारे वीडियोस बिहार से चल रहे हैं और वो वायरल हो रहे हैं और उसमें लोग, जो पुराने लोग हैं, वो इस तरह की बात कर रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी की बातों को जनता कैसे लेती है, बिहार की जनता, ये चुनाव में पुख्ता तौर पर साबित हो जाएगा। और क्या चुनाव में अगर जनता की अदालत में यह साबित होगा तो माना जाएगा कि जनता की अदालत में नैरेटिव बनाने में राहुल गांधी कामयाब रहे। कोर्ट ऑफ लॉ में किस हद तक कामयाब होंगे वक्त बताएगा, लेकिन जनता की अदालत में आरोप लग रहा है कि राहुल गांधी की इस मूवमेंट में जिसका वोट कटा है, जिस पब्लिक का वोट कटा है, जैसे एक अन्ना आंदोलन हुआ था जिसमें पब्लिक इन्वॉल्व दिख रही थी, राहुल गांधी के इस आंदोलन में इनके नेता, इनके कार्यकर्ता तो दिखते हैं, आरजेडी के नेता दिखते हैं, पब्लिक इन्वॉल्व नहीं दिखती है। क्या इसका मतलब यही है कि उतना असर नहीं है वोट चोरी का? देखिए, मैं वही कह रहा हूं, ये अभी बड़ा बहुत अर्ली होगा, प्री मैच्योर्ड होगा। राहुल गांधी लंबे समय के बाद बिहार में यात्रा कर रहे हैं। कांग्रेस लंबे समय के बाद सड़कों पर उतरी है। कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी भागलपुर रॉयट्स के बाद बुरे तरीके से खत्म हो गई। कांग्रेस को बिहार में सहारे की जरूरत पड़ती रही है। कांग्रेस लालू यादव के सहारे किसी तरीके से अपने पॉलिटिक्स को जिंदा रख पाई है। इस बार कांग्रेस एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है, अपने पैर पर खड़ा होने का प्रयास कर रही है, नैरेटिव गढ़ रही है। राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं, प्रियंका भी पहुंची हैं, खुद कन्हैया कुमार बहुत जगह लोगों की सभा कर रहे हैं, पप्पू यादव उनके साथ हैं, एमके स्टालिन पहुंचे हैं, अखिलेश यादव पहुंचने वाले हैं। बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस क्या अपने खोए हुए जनाधार को वापस पा सकेगी, और उसके लिए कांग्रेस ने जो मुद्दे की तलाश किया है, कांग्रेस ने एसआईआर का, क्या यह मुद्दा लोगों के जेहन में बैठ गया है? अगर नहीं बैठा है तो परिणाम में परिलक्षित हो जाएगा। अगर बैठ गया है तो वो भी परिणाम बता देगा। कांग्रेस कैसा कर पाती है चुनाव में, इस चुनाव में बहुत कुछ प्रदर्शित हो पाएगा। ठीक है। नेपाल के रास्ते से बिहार में जैश के 3 आतंकवादी घुसे हैं, ऐसा पुलिस ने अलर्ट भी किया है और बोल रहे हैं कि ये पाकिस्तान के आतंकवादी हैं जो आए हैं, जैश के आतंकवादी हैं। तो क्या है ये, चुनाव से पहले कुछ इशारा है, ऐसा कुछ संकेत मिल रहे हैं? देखिए, ये एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश हो सकती है। जैश के आतंकवादी अगर नेपाल के सहारे आते हैं, और ख़ास तौर पर राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, कहा यह जा रहा है कि 3 आतंकवादी घुस गए हैं, निश्चित तौर पर हमारी सिक्योरिटी एजेंसी अलर्ट होगी। उन तीनों के नाम भी पता चल गए हैं। जैश के आतंकवादी बड़े कारनामों के लिए जाने जाते हैं और नेपाल के सहारे वो बिहार में घुस रहे हैं, और बिहार में इलेक्शन होना है। इलेक्शन को कैसे डिरेल किया जाए, कहीं अन्य जगहों पर किसी तरह के ऐसे वारदात किए जाएं, अनटूवर्ड इंसिडेंट किए जाएं जिससे लोग डर जाएं और डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट ना कर पाएं। वैसे बिहार के लोग ऐसे होते नहीं हैं। लोकतंत्र में उनका जो विश्वास है वो बहुत गहरा है। ऐसे में सवाल उठता है कि सिक्योरिटी एजेंसीज इनको कैसे हैंडल करेंगी, डील करेंगी। बिहार की पुलिस चौकन्नी जरूर है, वहाँ का इंटेलिजेंस चौकन्ना जरूर है। ये देखना दिलचस्प होगा कि इन तीनों को कैसे कंटेन किया जाता है। ठीक है, तो ये 3 आतंकवादियों को जो पुलिस को सोर्स मिला है वो ये है कि पाकिस्तान के हैं और जैश के हैं। इसके अलावा जो मेन चीज़ ये है कि मेन मुद्दा जो है वो यही है कि राहुल गांधी के मन से प्रधानमंत्री मोदी पर अपशब्द कुछ बोले गए हैं, उसके वीडियोस वायरल हो रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि अपशब्द हैं इसलिए वीडियो चलाया नहीं जा सकता है। राहुल गांधी पे भी आरोप है कि वो तुम तड़ाक जैसी बातें कर रहे हैं। इन आरोपों और इनका जो बयानबाजी, इन सब का असर बिहार चुनाव पर कितना पड़ेगा ये भी देखना होगा। राहुल गांधी के खिलाफ FIR भी हुआ है, क्या आगे कार्रवाई होती है ये भी देखना होगा। तमाम विषयों पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए राग बिहारी। नमस्कार।